सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 7 नवंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे अभी तक की सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएसए में अपनी सरकार बना रहे हैं, भारी मतों से जीते हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में भारत के लिए इसमें क्या रखा है और थोड़ा बहुत झलक आपको क्या भारत पे असर पड़ेगा, क्या पड़ सकता है इनकी नीतियों का, ये इंडियन एक्सप्रेस वाली वीडियो में हमने बताया है। थोड़ा समय निकाल के देखने का कष्ट करिएगा। अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से लगातार सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट्स दे रहा है, जो कि सर्वजन के हित में है, सभी लोगों के हित में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र को लेके कहा रातों रात बुलडोज़र लाकर मकान नहीं गिरा सकते। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को 2019 में अवैध तरीके से ढांचों को गिराने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से नाखुशी जताई और कहा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बुलडोज़र लेकर आए और रातों रात भवनों को गिरा दें। कोर्ट ने साथ ही सड़क चौड़ी करने वाले अतिक्रमण हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर भी सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जी.बी. पार्थीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए जिसका घर 19 में सड़क चौड़ी करने के एक परियोजना के लिए गिरा दिया गया था। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से कहा आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुलडोज़र लेकर आए और रातों रात भवनों को गिरा दें। आप परिवार को घर खाली करने के लिए समय नहीं देते, घर में रखे घरेलू सामान का क्या। शीर्ष अदालत की पीठ ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से कहा कि महाराजगंज जिले में मकान गिराने से संबंधित मामले में जांच कराई जाए और उचित कार्रवाई की जाए। मेरे साथियों, ये हम भी बहुत देखते हैं कि सरकार अतिक्रमण हटाने के नाम पे एकदम से आती है, भवंडर की तरह, भंवर की तरह, और सब उड़ा के ले जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है थोड़ी सी मानवता भी बढ़ती है, दूसरों को समय भी दीजिए और अपनी कानूनी कार्रवाई करिए, उसके लिए कोई बात नहीं है। कानूनी प्रक्रिया कहती है कि आप व्यक्ति को पहले नोटिस दीजिए और उसे समय दीजिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी का भी ऐसे अतिक्रमण हटाने के नाम पे मकान गिराने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय पे, आभासी गिरफ्त में वास्तविक लोग, और ये लेख लिखा है अभिषेक कुमार सिंह साहब ने। अभिषेक जी कहते हैं तकनीक और विज्ञान के लिए यह उक्ति नई नहीं है कि वरदान के साथ इसके कुछ अभिशाप भी हैं जो हमें झेलने पड़ सकते हैं। मगर कोई तकनीक महामारी का रूप धर ले तो इससे जुड़ी चिंता काफ़ी बड़ी हो जाती है। मौजूदा वक्त में हमारे देश के लिए डिजिटल अरेस्ट एक ऐसे ही संकट है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में किया। देश की जनता को इससे खतरे में से आगाह करते हुए उन्होंने अपील की कि वे लोग सतर्क और जागरूक रहकर इस खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री को इस आह्वान की ज़रूरत क्यों पड़ी, आश्वासन की ज़रूरत क्यों पड़ी? कि क्या साइबर धोखाधड़ी रोकने के उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं या फिर आम लोगों की इस बारे में जागरूकता इतनी कम है कि वे साइबर फर्जीवाड़ा करने वालों की चाल में फंस जाते हैं। जैसे देश में नकद लेन देन की जगह डिजिटल भुगतान की व्यवस्था बनी है और लोग देखिए, जैसे अब पूरा अपना ट्रेंड चेंज हो गया है हमारा। हम अब पहले कैश पेमेंट करते थे, हर जगह पे डेबिट कार्ड से करते थे। अब ऑनलाइन पेमेंट बढ़ गए हैं, हमसे यूपीआई बढ़ गया है, हम डिपेंडेंट हो गए हैं। इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं साइबर ठग। अब डिजिटल अरेस्ट नाम का नया क्राइम शुरू हो गया है जिसमें आपको फ़ोन करेंगे और ऐसा लगेगा कि कोई पुलिस वाले ने फ़ोन करा है, वीडियो कॉल करा है और आपसे कहें कि आपके ऊपर फर्जी मुकदमा चल रहा है, वह फला बातें हैं। अब आप कॉल नहीं काटिएगा, कॉल लाइव रखिएगा अपनी, और हम आपकी कार्रवाई करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करिए वगैरह वगैरह। डिजिटल अरेस्ट साइबर लुटेरों के हाथ लगा कितना बड़ा हथियार है, इससे समझा सकता है कि वर्ष 24 की पहली तिमाही में पूरे देश से साइबर ठगी की करीब 7.5 लाख शिकायतें दर्ज की गईं। उनमें से 120.3 करोड़ रुपए की जपत आम लोगों को आभासी गिरफ्तारी का डर दिखाकर लगाई गई है। बीते एक वर्ष में आम जनता साइबर ठगी के ज़रिए 1776 करोड़ रुपए की रकम गंवा चुकी है। कितना बड़ी ये अपने में कारोबार बन गया है। 1776
करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है अभी तक। हालाँकि इसमें 1420 करोड़ रुपए सीधे-सीधे शेयर बाज़ार की लुभावनी योजनाओं का झांसा देकर 222.58 करोड़ रुपए निवेश की अन्य फर्जी योजनाओं के झांसे कर और करीब सवा 13 करोड़ रुपए रोमांस से जुड़ी डेटिंग साइट में उलझाकर ठगों ने लोगों से वसूले हैं। अगर डिजिटल अरेस्ट नामक फर्जीवाड़ा क्या है और ये क्या दूसरी किस्म के साइबर धोखाधड़ी से कैसे अलग है? कि ये तो बहुत इस समय बढ़ चुका है और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने शिकार को चुना जाता है। आपको वीडियो कॉल आएगा, आप उसे रिसीव करेंगे। रिसीव करते ही आपको वीडियो कॉल के उस तरफ कोई पुलिस की वर्दी में व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा कि देखिए, या तो फ़ोटो लगी होगी, व्यक्ति नहीं होगा तो फ़ोटो लगी होगी और सिर्फ़ आपके पास ऑडियो आ रही होगी। अब वो ऑडियो में कहेगा आपसे कि देखिए, आपके ऊपर ये फलाँ-फलाँ केस चल रहा है, हमने अभी जाँच करी है, आपका नाम आ चुका है। अब आप ये वीडियो कॉल मत काटिएगा, आप पे इंक्वायरी बैठेगी। आप चाहें तो मैटर यहाँ निपट सकता है, वरना आपको समन भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और आपको समन नहीं भेजते हैं, आपको मेल भी करते हैं, अपनी मेल आईडी बताइएगा और बाद में आपको ऐसे-ऐसे मेल भेजेंगे कि दिखने में लगेगा कि हाँ, ये तो सही में कोई पुलिस के डिपार्टमेंट का आया हुआ है। मेल भेजेंगे, फर्जी समन भेजेंगे, दुनिया भर की चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, आप उसमें फँस जाते हैं। फिर आपसे कहा जाता है कि आपकी जितनी रकम है, उसे आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए और डमी अकाउंट होता है बेसिकली और फिर आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो ओवरऑल ये आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और बनती जा रही है। चुनौती यहाँ पे सरकार के लिए ये है कि ऐसा क्यों है कि साइबर सुरक्षा आज भी इतनी वीक है, कमज़ोर है कि ठग 1776 करोड़ तक का कारोबार कर चुके हैं। अपने आप में कारोबार, ये तो क्रिकेट से भी ऊपर चला जाएगा एक दिन। और क्यों आज तक साइबर सिक्योरिटी को लेके, साइबर क्राइम को लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बनाए गए हैं, जबकि इतनी बड़ी समस्या है साइबर क्राइम। यूएस एफबीआई ने भी भारत को एक्यूज़ करा है खुले में, क्योंकि कई कॉल सेंटर्स के प्रूफ एफबीआई के पास हैं जो कोलकाता और अन्य शहरों से ऑपरेट होते हैं। ये यूएस के लोगों से ठगी करते हैं। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आप क्या बोल रहे हैं, यूएस के लोगों से ठगी करते हैं? देखिए, यूएस की कंपनी जानते हैं एक काम करती है आउटसोर्सिंग, क्योंकि यूएस में लेबर महंगी है। तो वो कंपनीज आपकी हैं मैकेफी, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ये आउटसोर्सिंग करते हैं। तो कुछ समय के लिए अपना काम कोई इंडिया के लोकल कॉल सेंटर को देते हैं। अब इन कॉल सेंटर्स ने एक नया तरीका निकाला, क्योंकि इन कॉल सेंटर्स के पास डेटा तो आने लग गया यूएस के नागरिकों का। तो ये दिन में काम करते हैं कंपनी के लिए और शाम के बाद रात में काम करते हैं अपने ठगी वाला, फ्रॉड वाला, कि वहाँ के लोग को परेशान करते हैं फ़ोन करके कि हम इनकम टैक्स से बोल रहे हैं। देखिए, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने इसको लेके बड़ा अध्ययन करा तो पाया कि यूट्यूब पे तो बड़ा भरमार लगी पड़ी है। एक यूट्यूब चैनल भी है यूएसए का, स्कैमर पेबैक। आप उसमें जानेंगे कि भारतीय बहुत बुरी तरीके से इस कारोबार में मिले हुए हैं और वहाँ पर बड़े-बड़े कॉल सेंटर चल रहे हैं। पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस ने रेड मारी हैं। कितने बड़े कॉल सेंटर्स हैं, बड़े-बड़े कॉल सेंटर्स हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में हैं ये कॉल सेंटर्स, जहाँ पे ये काम हो रहा है। तो ये अपने आप में चुनौती है। चिंता की बात यहाँ पे ये है कि सरकार को समय रहते साइबर सुरक्षा को और बेहतर करना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना पड़ेगा और ख़ासकर ऐसा अपराध करने वालों को उनके अंजाम तक, उनको जेल तक पहुँचाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वादे का निर्वाह। जम्मू कश्मीर विधानसभा विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी प्रस्ताव पास होना एक तरह से तरुण दल का अपने वादे का निर्वाह करना ही है। इस बार वहां के विधानसभा चुनाव में अनुच्छेद 370 की बहाली प्रमुख मुद्दा था। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपने वादों में शामिल किया था। दरअसल 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा स्वतः समाप्त हो गया था। फिलहाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहाँ शासन संबंधी बहुत सारी शक्तियाँ राज्यपाल के नीति हैं, जबकि वहाँ की सरकार का वादा है कि वह लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इनसे जम्मू कश्मीर के लोग की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा होती है। अब वहाँ का एक एक जो यूनिक स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, जो पार्टी ने इलेक्शन में आने से पहले वादा करा था, ये उसे पूरा कर रहे हैं। प्रस्ताव में कहीं भी अनुच्छेद 370 की बहाली की बात नहीं की गई है, यानी जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मसले को तूल देने की बजाय विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई है। उन्होंने यहाँ पे स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर दी है। उधर जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल ने पूर्ण राज्य के दर्जे बहाल करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र को पहले ही भेज दिया था। केंद्र सरकार भी कहती आ रही है कि बहुत जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा।
मगर असल अड़चन इसी मसले पर आ सकती है कि उसके विशेष राज्य दर्जे को किस रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। अब जो नए स्पेशल स्टेटस की बात यहाँ पे कर रहे हैं, या कैसे एग्जिस्टेंस में आएगा और कैसे इसको अपनाएगी सरकार, वो चुनौतीपूर्ण रहेगा। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक जगत की खबरों की ओर। अभी तो देखिए यूएस इलेक्शन के बाद जो नीतियाँ बनाई जाएँगी वो हम सब के लिए बहुत ही ध्यान देने लायक होंगी, और देखते हैं क्या भारत के लिए होता है यहाँ पे। मगर मैंने डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस वाली वीडियो में आपको बताया है, आप उसे विज़िट ज़रूर करिएगा। आज के क्विक एनालिसिस में इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आएँगे नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।